हेलो गाइस, नमस्कार। वेदांत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सीताराम यादव आज फिर से राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है जातिवाद। राजनीति विज्ञान में हम जब भी सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो यह एक चिरस्थायी चीज़ है कि उसमें जातिवाद नाम का ये जो टॉपिक है या जातिवाद नाम का जो प्रोस्पेक्ट है उसका अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। वर्तमान जो अपना सिलेबस है या पाठ्यक्रम है उसमें इकाई 3 में अपना फर्स्ट लेसन है सांप्रदायिकता और जातिवाद। तो जातिवाद है क्या, इसके क्या प्रभाव हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या प्रभाव है, इसके कौन से असर हैं, इन सब का आज विस्तृत अध्ययन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाद के स्वरूप की। जातिवाद का स्वरूप, और उससे पहले एक छोटा सा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं जाति, क्योंकि जातिवाद का स्वरूप पढ़ने से पहले हमें जाति के बारे में अध्ययन करना होगा। जाति हम देखते हैं और हमारा एक स्थायी हिस्सा है ये। जब भी हमारा नाम होता है या हमारी पहचान जो होती है हमारी जाति से होती है। इसका एक सीधा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी पर्टिकुलर घर में, समुदाय में, या आजकल धर्मों की बात कर लेते हैं, सभी धर्मों में ऐसा हो गया, खासतौर पर हिंदू धर्म में ऐसा ज़्यादा होता है कि कहीं भी कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है, नया बच्चा जब भी जिनके घर में पैदा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हम समाज या समुदाय की बात कर ले या एक गांव की बात कर लेते हैं। ये गांव है, इसमें A B C D E F G H I J K और L, ये इतने घर हैं, राइट। ये इतने घर हैं। ये मान लो यादव है, ये मान लो शर्मा है, ये मान लो चौधरी है, ये मान लो वर्मा है, ये बुनकर है, ठीक है, ये हम जहांगीर मान लें, ठीक है, ये फिर चौधरी आ गया, ठीक है। इस प्रकार ये जातीय समुदाय का इस गांव का एक ढांचा है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस घर में कोई एक न्यू बेबी या एक बच्चा जन्म लिया है। बाकी के ये जितने भी लोग हैं, ये जो जितने भी लोग हैं, ये इस बच्चे का जो पहचान है वो किस आधार पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे। मान लो भविष्य में ये बच्चा जो था इसका नाम निकला गौरव, ठीक है, भविष्य में इसका नाम, लेकिन जब भी वो पैदा हुआ उस समय इसका नाम बिल्कुल गौरव नहीं था। तो ये बाकियों के लिए पहचान का आधार ये हुआ कि इस चौधरियों के एक बच्चा पैदा हुआ है, चौधरियों के एक बच्चा पैदा हुआ है, राइट। जब भी वो पैदा हुआ या इस धरती पर उसने पहला अपना कदम रखा, उस समय उस बच्चे की जो पहचान थी वो क्या थी, जाति थी, ठीक है। उसकी पहचान क्या हो गई, जाति हो गई। इसलिए जब भी हम हिंदू समाज की बात करते हैं और पहचान की बात करते हैं तो प्राथमिक जो हमारी पहचान होती है वो हमारी जाति होती है। तो जब हम भी इसकी परिभाषा बात करते हैं तो, या परिभाषा को पढ़ें तो जाति क्या होती है, जाति जब एक वर्ग जो पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है, जाति कहलाता है, कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है।
जब एक वर्ग जो पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है जाति कहलाती है। मतलब एक इसको थोड़ा सा और हम डिफाइन करें तो इसकी एक सीधी सी पहचान क्या होती है कि जब ही इस वर्ग की बात करते हैं जो काय पे आधारित है, आनुवंशिकता पर आधारित है, तो इनमें क्या क्या होगा, इनमें एक तो रोटी व बेटी का संबंध होगा। ठीक है, इनमें रोटी और बेटी का आपसी संबंध रोटी और बेटी का होता है। कहने का मतलब यहाँ रोटी का मतलब क्या हो गया, ये खाना आपस में बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। दूसरी बात बेटी, जो वैवाहिक संबंध होते हैं, ठीक है, जो वैवाहिक संबंध जो होते हैं वो इनमें आपस में आपसी जो इस समुदाय है उसी में होते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल दे, जैसे कोई वही बात आएगी, कोई चौधरी है तो इनके जो वैवाहिक संबंध है वो किस जाति में होंगे, चौधरी में। मतलब इस जाति विशेष में ही इनके आपसी जो वैवाहिक संबंध हैं वो होते हैं, तो वो जाति कहलाती है। अब और क्या क्या होता है, एक तो क्या हो गया रोटी और बेटी का संबंध, दूसरा क्या होगा व्यवसाय। ठीक है, क्या होगा व्यवसाय। अब इनका व्यवसाय भी वही आनुवंशिकता पर आधारित होगा। जैसे हम किसी बात करें कुम्हार की, वो लगातार वही आनुवंशिकता के आधार पर, आजकल वैसे ये डर रहा टूट गया है, ये भी टूटा है तो ये भी टूटा है, इनमें परिवर्तन आ गया, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय उनका वो वैसा ही रहता है जैसा उनके जो आनुवंशिक जो लोग हैं वो करते आ रहे हैं, दादा बेटा पोता ऐसा स्पैरल है। आजकल फिर भी कुछ बदलाव है लेकिन उतना फिर भी नहीं आ पाया। तो इस प्रकार जाति के एक छोटा सा कि हम प्रोस्पेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ये हुआ कि साहब होता क्या था, जैसे हम इसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि शुरुआत में इसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल छोटा था। आज इसका जो दायरा है वो विस्तृत हो गया, क्योंकि जाति को पहचान का या अस्तित्व का आधार मान लिया जाता है। तो ये जाति की एक शॉर्टम परिभाषा या छोटी सी पहचान है। अब हम जो भारत है उसमें जाति का जो स्वरूप है उसका अध्ययन करते हैं। क्या स्वरूप है, आपको पता है पहले भारत में वर्ण व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इस वर्ण व्यवस्था ने अब काय का रूप ले लिया, विकृत होकर जाति का। ठीक है, ये विकृत या कालांतर में, ठीक है, ये विकृत हुआ और कौन सा रूप ले लिया, जाति का स्वरूप ले लिया। तो अब हम बात करें तो ये जो चीज है भारत में, ये जो जातिवाद है वो क्या थी, चिरकालिक या चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। कैसे है, और हम वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था का आधार क्यों मानते हैं कि जब भी हम यहाँ इनकी बात करते हैं तो इनका जो व्यवसाय था या इनका जो कर्म था, ये वर्ण व्यवस्था काय के आधार पर थी, कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर कि इनका काम क्या था, पठन पाठन पूजा पद्धति। ठीक है, पठन पाठन पूजा ये करवाते थे। इनका काम क्या था, रक्षा, ठीक है, वह युद्ध, ये काम करते थे। ये क्या करते थे, किसान थे या व्यापारी थे। ठीक है, और ये क्या करते थे, मेहनत मजदूरी। समझ में आ गया। तो इसलिए ये किसके आधार पर हुआ, कर्म के आधार पर हुआ। हमने अभी जो जातिवाद में क्या पढ़ा था, काम का जो आधार था वो पढ़ा था कि रेगुलर, उसमें वही चीजें रेगुलर चलती रहती है कि खाते का बेटा क्या बनेगा,
कौन सा काम करेगा? वही लकड़ी का काम करेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल आनुवंशिक व्यवस्था हो गई, पैरेलल चलती है। ठीक है, ये जैसे मान लो ये बाप था जिसको हम करें पिता, फिर ये इसका बेटा, फिर इसका पोता। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में से चलता है। जैसे हम बात करें कुम्हार की, जैसे हम बात करें अपना क्या बोलते हैं सुनार की। ठीक है, जैसे हम बात करें कारीगर की, जैसे हम बात करें किसान की। ठीक है, तो ये चीजें चिरस्थायी थी, लगातार भारत में चलती आ रही और एक व्यक्तिगत पहचान का आधार भी थी। ये तो कौन सा था? कर्म का पहचान था और ये व्यक्तिगत पहचान का आधार भी थी। तो पहले क्या थे? कर्म के आधार पर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा इसने विकृत रूप धारण कर लिया। विकृत मतलब विखंडित, ये विखंडित हुई और इसने जाति का रूप ले लिया और ये बहुत ज्यादा घातक होना शुरू हो गई। राइट है, कैसे घातक होना शुरू कैसे हुई? क्योंकि अब इसका इस्तेमाल अलग स्तर पर या अलग लोगों द्वारा होने लग गया। कैसे हुआ? आधुनिक काल में या जब भी हम आंग्ल शासन की बात करते हैं, जब भारत में, ये कब था? जब भारत में राजशाही थी। ठीक है, भारत में राजशाही थी तब ये था। अब भारत में कौन सा राज आ गया? अंग्रेजी शासन। राइट, जब हम यहां बात करते हैं नंबर 1 राजशाही की, नंबर 2 यहां बात करें अंग्रेजी शासन की, और नंबर 3 बात करेंगे हम काय की? स्वशासन की। यहां हम बात करते हैं लोकतंत्र की। जब भारत में लोकतंत्र आ गया 1947 के बाद। राइट है, कैसे हुआ? अंग्रेजी शासन ने क्या किया? एक नीति अपनाई जिन्होंने उनके शासन को स्थायी कर दिया, और वो थी डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इन जातियों को आपस में लड़ा लड़ा कर क्या करना शुरू कर दिया? उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसको इतना लोगों के मन में एक जाति से दूसरी जाति के अंदर भय डाल दिया, जिसके कारण वो एक जगह संगठित होकर लड़ नहीं पाए। और आपको पता है, तो जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ, किस किस के बीच में हुआ? गांधी जी व अंबेडकर के बीच में हुआ। जब पूना पैक्ट हुआ तो अंबेडकर साहब क्या चाहते थे कि एक पृथक दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचिका की स्थापना कर दी जाए। मतलब क्या हुआ कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पूरा का पूरा निर्वाचन एरिया है, तो यहाँ पर चुनाव होना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जयपुर की। ठीक है साहब, 10 सीट है जयपुर में। तो अंबेडकर साहब क्या चाहते थे कि जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये दलित बहुल इलाका है, ठीक है, ये जनरल है या अन्य बाकी अदर्स हैं, और ये जो SC ST शेड्यूल कास्ट वगैरह है या दलित जिनको मान सकते हैं, ट्राइब्यूनल जिनको मानते हैं, ये दलित एरिया है। अंबेडकर साहब चाहते थे कि साहब ये जो इलाका है वहां पर वोट कौन डाले? दलित डाले। राइट, और चुनाव कौन लड़े? खड़ा कौन हो? वो भी दलित ही हो। ठीक है, तो गांधी जी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे या सहमत नहीं थे। क्यों सहमत नहीं थे? कि वो इस बात को मानते थे, वास्तव में वो चीज फैक्ट भी था। बाद में तभी तो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुल इलाका दलित है, खड़ा भी दलित हो जाए, लेकिन वोट क्या करेंगे? सभी वोट करेंगे। क्योंकि अगर वोट भी दलित ही करेंगे ना, तो फिर वो जो अंतर था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो संबंधी जो व्यक्ति, जो नेता चुने जाएगा, जो जीतेगा, वो दलितों का नेता होगा, सबका नेता नहीं होगा। तो यही कारण था कि अंबेडकर जी ने इस बात को समझा, और बाद में दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी। लेकिन दलितों के लिए उन्होंने क्या
रिजर्वेशन आरक्षण या स्थानों को जो है सीमित करने की बात कही गई थी। तो ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी भारत में जाति व्यवस्था थी। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जब लोकतंत्र आया, चुनावी राजनीति की। बहुत सारे लोग कहा करते थे, बहुत सारे नेता कहा करते थे कि जैसे ही भारत में लोकतंत्र आएगा ये जाति व्यवस्था क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वोट बैंक की राजनीति ने जातिवाद को और बढ़ाना शुरू कर दिया। जातिवाद को और बढ़ाना कैसे शुरू किया? जयप्रकाश नारायण जिन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था, उन्होंने एक शब्द बोला था जिसका नाम था कि भारत में क्या है, जाति एक महत्वपूर्ण दल है। भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है। कैसे है साहब? महत्वपूर्ण दल का मतलब दल कौन होता है? राजनीतिक दल कौन होता है? जो चुनाव लड़ता है, जीता है। ठीक है, तो यहां पर जाति दल कैसे है? क्योंकि जो जाति है वो सरकार की दशा और दिशा दोनों तय करने का काम करती है। तो हुआ क्या, इन निहित राजनीतिक स्वार्थों की और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बहुत सारे लोगों ने इस जाति व्यवस्था के इस विकृत स्वरूप को विखंडनकारी स्वरूप में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया, जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनाना शुरू कर दिया, जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया, जाति के आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण करना शुरू कर दिया। हालांकि जाति के आधार पर मतदान व्यवहार होना शुरू हो गया, जाति के आधार पर ही चुनाव प्रचार होना शुरू हो गया। तो इस कारण जब ये व्यवस्था थी तो ये कर्म के आधार पर किया गया था कि ठीक है, जो काम कर रहा है वो उस जाति का हिस्सा। इस व्यवस्था ये हमारे हाथ में नहीं थी, अंग्रेजों ने किया था। लेकिन जब यहाँ हम आए ये सब कुछ अपने हाथ में था। लेकिन इससे खतरनाक ये हुआ, इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति आज वर्तमान में विद्यमान है। आज आप सुनते हैं राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर जाति का प्रत्येक चुनाव में खुलेआम इस्तेमाल होता है और मतदान व्यवहार भी जाति के आधार पर ही होता है। तो होता क्या है, वास्तव में होता यह है कि लोकतंत्र आज धूमिल हो गया। लोकतंत्र कहीं नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था के आधार पर, बहुमत के आधार पर और आम सहमति के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर व्यक्ति को चुना जाना चाहिए और वो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। तो वहाँ तो जाति महत्वपूर्ण भूमिका में है। जहाँ जिस जाति का बहुल्य जाता है वहाँ उसके नेता दबंग होते। तो इसलिए प्रशासनिक जो अधिकारी, प्रशासनिक जो अमला है वो भी क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार भारत में इस जातिवाद का जो स्वरूप है वो त्रिस्तरीय हो गया। कालांतर में क्या था, पहले शुरुआती स्तर क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। बाद में अंग्रेज शासन आने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने निहित स्वार्थों की इस्तेमाल किया और अंग्रेजों से भी बुरे हमारे नेता हो गए, जिन्होंने अंग्रेजों से भी बुरी स्थिति, अंग्रेजों ने तो फिर भी इनको अलग किया था। अंग्रेजों ने तो क्या किया, इनको अलग कर दिया, एक नहीं होने दिया। क्या कर दिया, साहब ये शर्मा है, साहब ये वर्मा है, साहब ये चौधरी है, साहब ये ठाकुर है, ये साहब मुस्लिम है, ये ईसाई है। अंग्रेजों ने इनको अलग रखा, संगठित नहीं होने दिया। ठीक है, इनके बीच में पर्याप्त दूरी बनाए रखी, ये मान सकते हैं आप, क्योंकि ये संगठित होंगे तो क्या करेंगे, अंग्रेजी शासन का प्रतिकार करेंगे। तो अंग्रेजों ने तो केवल इतना किया कि इनको संगठित नहीं होने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, नेतागणों ने क्या कर दिया, संगठित असंगठित तो पहले थे, इनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। क्यों किया, वोट बैंक के कारण इनको लड़ाना शुरू कर दिया। तो ये और भी खंडनकारी स्वरूप जो है आज हमारे सामने आता है। तभी आए दिन हम सुनते हैं दो ग्रुपों के बीच में, दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प, इतने लोगों की मौत, वो उसके ऊपर हमला कर रहा है। वो जो राजनीतिक समुदाय है, अब जैसे हम असम में उधर पढ़ते हैं बोडो, गैर बोडो या दिस्मा, करबो, ऐसी जो जनजातियां हैं वो आपस में लड़ती रहती है। हम राजस्थान में आरक्षण की जब बात आई, गुर्जर आरक्षण में, तो आरक्षण की जो शुरुआत है वो गुर्जरों ने की और दोनों समुदाय, मीणा और गुर्जर समुदाय के बीच में तनाव पैदा हो गया, दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। सवर्ण और जो दलित हैं उनके बीच में
कंट्रोवर्सी है या जो तनाव है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वर्तमान स्वरूप कोई खास अच्छा स्वरूप नहीं था। हम सोचते थे कि लोकतंत्र आएगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ें संभव ना पहले थी और ना आज है, क्योंकि जब तक वोट बैंक की राजनीति है और जाति का राजनीति में प्रभाव है या राजनीति का जाति में प्रभाव है, तब तक हम सही मायनों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गठन नहीं मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो है भूमिका क्या है, जाति की राजनीति के ऊपर क्या भूमिका है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि साहब क्या क्या काम करती है जाति राजनीति में। अब तक हमने केवल इसका स्वरूप पढ़ा कि वास्तव में स्थितियाँ क्या है। अब ये क्या क्या करती है, यह क्या क्या प्रभाव डालती है या डाल रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जैसे अभी मैंने बताया था कि जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा, क्या कहा जयप्रकाश नारायण ने कि भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है। अब महत्वपूर्ण दल है, दल का मतलब यहाँ हम उस राजनीतिक दल की बात करते हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ता है। और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ चुनाव होगा, जहाँ चुनाव होगा वो राजनीतिक दल होंगे। तो इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं, वही सरकार बनाते हैं, वही शासन की नीतियाँ निर्धारित करते हैं, ठीक है, वही कि शासन की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं, वो वही होता है। आज हम सही मानव में विधायिका की बात करते हैं, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों में इन राजनीतिक दलों का दबदबा है, क्योंकि विधायिका के जो मेंबर है हमारे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है, वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल के मेंबर हैं, तो उसी राजनीतिक दल के आधार पर वो व्यवहार करते हैं। और कार्यपालिका मतलब सरकार बनती है तो किसी न किसी दल के बहुमत की सरकार बनती है, और वो सरकार जो कार्यपालिका है वो भी अपने दल की नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करेगी। तो सीधी सी बात है, राजनीतिक दल क्या है, विधायिका प्लस कार्यपालिका, ये दोनों क्या है, ऐसे मान के चलो राजनीतिक दल हैं। विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों क्या है, राजनीतिक दल है। और जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था कि भारत में जाति क्या हो गई, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हो गई। तो सीधी सी बात है, ये जो जाति है ये किसके इक्वल हो गई, राजनीतिक दल के। और राजनीतिक दल किसके इक्वल हो गया, राजनीतिक दल किसके इक्वल हो गया, विधायिका और कार्यपालिका के इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब ये इतनी महत्वपूर्ण है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है इसकी राजनीति में भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब वो क्या क्या भूमिका है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की क्या भूमिका है, नंबर 1, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। काय के निर्णय प्रक्रिया में, शासन की जो नीतियां हैं उसको निर्धारित करने में क्या भूमिका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सरकार है उसको कोई भी निर्णय करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिस एरिया के लिए वो निर्णय किया जा रहा है, जिस क्षेत्र के लिए वो निर्णय किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उस जाति की जो संख्या है उसको ध्यान में रखना पड़ता है,
ठीक है, उसको जरूर उसको मायने में रखना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका सीधा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जाति से नहीं, लेकिन इसका एक इफेक्ट जरूर है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे जीएसटी विधेयक आया था, ठीक है, जीएसटी विधेयक आया, तो जैसे जीएसटी विधेयक आया सरकार ने कोशिश की कि उसको सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने वाला बनाया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत सारे वर्गों ने इसका विरोध किया और लागू नहीं होने दिया। तो मजबूरन क्या करना पड़ा, सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ा। आई समझ में? संशोधन करना पड़ा, किसके कारण? विरोध और दबाव के कारण इसमें ऐसा संशोधन करना पड़ा। तो ऐसा ही यहां पर होता है, ऐसा यहां पर होता है। जिन जातियों को, जैसे मैं आरक्षण की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं आरक्षण की बात करता हूं, ठीक है, एक तो जो है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जनरल, सामान्य, और दूसरे हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण प्राप्त। ये दोनों ही सरकार की नीतियों से खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? कि जिनको सामान्य, जिनको आरक्षण नहीं है, वो किसके लिए लड़ते हैं? आरक्षण के लिए, दबाव डालते हैं, ठीक है। और जिनके पास आरक्षण है वो आरक्षण में किसके लिए? वृद्धि के लिए दबाव डालते हैं, ठीक है। तो जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, वो सरकार के निर्णयों को अपने आधार पर या आरक्षण प्राप्त करने के लिए करेंगे। जैसा अभी हुआ है, आपको पता है, तो गुजरात में हुआ पटेल, ठीक है, जैसे राजस्थान में हुआ गुर्जर आंदोलन, राइट। वृद्धि के लिए कहा किया गया, जैसे मैं इसको आरक्षण में भी एग्जांपल, जैसे राजस्थान में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है गुर्जर आंदोलन। वो क्या करते हैं, 5% आरक्षण अलग से देने की बात की गई, बाद में एसबीसी बनाया गया, ये अलग बात है। तो इस प्रकार सरकार को जो निर्णय है, वो जो प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की जाएगी, वो उसमें जो जातिगत जो बहुमत है या जातिगत जो बाहुल्य है उसको आधार रखना पड़ता है। और जो भी आरक्षण प्राप्त जातियां नहीं है, वो लगातार कोशिश करती है कि उनको हमारे को रिजर्वेशन में या आरक्षण में प्राप्त किया जाए। तभी तो आपको पता है अभी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने क्या किया, सवर्णों के लिए 10% जो आरक्षण है, ठीक है, उसको लागू करने की बात कही गई है या लागू कर दिया गया है। तो इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में जाति, सरकार के जो निर्णय है उसकी प्रक्रिया में जाति महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण जो स्थान है वो अदा करती है। दूसरा, राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन। जो राजनीतिक दल है उसमें जाति के आधार पर या जातीय आधार पर प्रत्याशियों का चयन। मैं इसका एक एग्जाम्पल या इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वही हम बात करते हैं जयपुर की, ठीक है, या जयपुर हमारी जो ग्रामीण है लोकसभा सीट, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक सीधा सा मैं आपको ग्राफ ऐसे बनाते हैं कि साहब 40% तो सामान्य है, राइट, 30% चौधरी हैं, जाट, 25% यादव हैं, कितना हो गया 70-95, 5% अन्य हैं, सही। तो क्या होगा, राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो पहले एक सर्वे करा लेते हैं, उनके पास सारा डाटा होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जैसे हम अभी राजनीतिक दल हमारे पास है बीजेपी, कांग्रेस और आ गई अदर्स, जैसे ए बी सी, ये अदर्स हैं,
ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे जिसके पास सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं, ये सॉरी जो जाति के जो लोग हैं, बीजेपी क्या करेगी कि कोई सामान्य का उम्मीदवार उतारेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामान्य के वोटर्स इसमें क्या है, ज़्यादा है। कांग्रेस भी क्या करेगी, सामान्य का कोई उम्मीदवार उतार देगी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जो तीसरी पार्टी है वो दूसरा सबसे बड़ा, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका उम्मीदवार उतारती है और वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो वोट शेयर हैं वो दोनों में बट गए और ये इसका वोट संगठित हो गया। राइट, तो इस प्रकार राजनीतिक जो दल हैं वो अपने उस क्षेत्र में, उस सीट पर प्रत्याशियों का चयन करने में वहां की जो जातीय समीकरण उसको जरूर ध्यान में रखा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दलों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण क्योंकि वो राजनीतिक दल इसके ऊपर इतनी शोध करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, वो जानते हैं कि किसी भी सूरत में ये जो सीट है पर्टिकुलर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई राजनीतिक दल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो एक सीट हार जाती है तो वो एक नहीं हारती बल्कि दो पीछे हो जाती है। कैसे होती दो पीछे? सीट एक हारी, लेकिन ये जो सीट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बीजेपी है, बीजेपी ये सीट हार गई तो दो पीछे कैसे हो गई? जैसे उसका प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, ये जीत गया। राइट, तो कांग्रेस क्या कर दिया, एक जीत गया, ये हारी, तो अब क्या हो गया, ये एक प्लस हो गई, ये अभी 0 है। तो इससे जीतने के लिए इसको कितनी सीटें चाहिए? 2 सीटें चाहिए, एक तो बराबर होने के लिए प्लस एक इससे जीतने के लिए। तो होता क्या है, अगर ये एक सीट हारती है तो 2 सीट पीछे हो जाती है। तो सब चाहते हैं, राजनीतिक दल खास तौर पर ऐसा समीकरण ये जरूर बनाते हैं ताकि वहां पर किसी जिताऊ उम्मीदवार है उसको उतारा जा सके। नंबर 3 टॉपिक है, अब मतदान व्यवहार आ गया, प्रत्याशी का चयन हो गया तो अब क्या होगा, चुनाव होगा। जाति के आधार पर मतदान व्यवहार। ठीक है, यह पहले प्रचार कर लेते हैं। नंबर 3, चुनाव प्रचार में क्या करते हैं, जाति का सहारा। फिर नंबर 4, मतदान व्यवहार। जाति के आधार पर मतदान व्यवहार। ठीक है, और उसके अलावा सरकार भी बना लेते हैं, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत समूह को प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये जो चारों टॉपिक है, सॉरी ये 4 टॉपिक 2, 3, 4 और 5, ये निर्णय प्रक्रिया सरकार बनने के बाद की बात है। ये सरकार बनने की जो प्रक्रिया है वो इसमें शामिल है। पहला पढ़ते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन। हमने पढ़ लिया कि वो क्या करेगा। पहले जैसे हम अभी बात करती कि ये सीट है तो कौन सी, जिसमें सबसे ज्यादा जातीय समूह होगा उसका क्या करेगी, उम्मीदवार उतारेगी। उसके बाद चुनाव प्रचार में जाति का सहारा क्या करते हैं, जैसे साहब जैसे हमने बात कर दी, ये जयपुर ग्रामीण है, ठीक है, और यहां पर कोई चौधरी खड़ा हुआ है, राइट, चौधरी समूह ज्यादा है, चौधरी खड़ा हुआ है। अगर कोई चौधरी खड़ा हुआ है तो पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं, पूरे देश में ऐसे किसी बड़े नेता को यहां प्रचार करने के लाएंगे जो क्या हो, पहली बात तो कौन हो,
चौधरी हो, जाट हो। दूसरी बात, वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो सकता है, चाहे मंत्री हो सकता है, या प्रधानमंत्री हो सकता है, या किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो वे ऐसा बड़ा नेता जो इस जाति का हो और देश में कहीं भी बड़ा नेता हो, तो उसको यहाँ लाया जाता है और एक भावनात्मक जुड़ाव पेश करने की कोशिश की जाती है, भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ताकि इस एक जातीय समूह के जो वोट हैं उसको क्या किया जाए, ध्रुवीकरण किया जा सके। राइट, ध्रुवीकरण मतलब इसके आधार पर जो चुनाव प्रचार करने वाला है, ठीक है, जो चुनाव प्रचार करने वाला है वो एक भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करके वो क्या करता है, इन वोटों का ध्रुवीकरण करता है और अपने संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कहता है। तो मतदान व्यवहार कैसा हो गया, जाति के आधार पर मतदान व्यवहार करने की कोशिश, सॉरी, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लेने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, ठीक है, अपील हो गई, प्रत्याशी का चयन हो गया, अपील हो गई। अब भारत की स्थिति भी यही है कि हम एक चीज को बोलते हैं और उस चीज का नाम है समाज, और यहाँ समाज का सीधा जुड़ाव किससे है, जाति से। राइट, कैसे है कि जब भी चुनाव होता है तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्याशी को नहीं देखते, किसको देखते हैं, इस समाज को। समाज का मतलब किसको देखते हैं, जाति को देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब भी वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में ये जो चीज है, ये जो माइंडसेट है वो जरूर होता है, क्या, कि वोट किसको देना है, अपने किसी समाज के व्यक्ति को। साधारणतः हमारे लोकल लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि समाज का आदमी है, जब चाहेंगे जाकर पकड़ लेंगे, कुछ तो काम आएगा, अपनों को दो। चाहे वो उम्मीदवार कैसा ही हो, हम आगे इसके नकारात्मक पक्षों में पढ़ेंगे, इसके दुष्परिणाम पढ़ेंगे कि होता क्या है, जाति के आधार पर चुनाव प्रचार करने से या चुनाव लड़ने से या चुनाव जीतने से क्या होता है, योग्यता की उपेक्षा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कोई एक ये चौधरी समुदाय ज़्यादा है यहाँ, तो खड़ा कौन हुआ, चौधरी खड़ा हुआ, तो मतदान व्यवहार भी ऐसा हो गया, चुनाव भी हो गया, साहब जीत भी चौधरी गया। लेकिन कोई एक दूसरी पार्टी, जैसे कोई बी पार्टी था और उसका कोई वर्मा था, वो बहुत टैलेंटेड था, योग्य उम्मीदवार था, लेकिन जातीय समीकरण उसके पक्ष में नहीं था, हार गया। जीता कौन, ये था जो अनपढ़ था। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी उम्मीदवार था, पढ़ा लिखा नहीं था, XYZ जो भी था, योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी किसके आधार पर जीता, जाति के आधार पर, या वो समाज के जो ढर्रा है, समीकरण है, उसके आधार पर जीता है। तो इस प्रकार योग्यता की उपेक्षा हर बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मतदान व्यवहार हो गया, साहब जीत गया। अब क्या होगा, मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। तो मंत्रिमंडल का जब भी निर्माण किया जाता है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, वही भारत की बात कर लें, तो क्या होगा, जब भी भारत की जो सरकार बनेगी, तो सरकार के निर्माण में सरकार को या प्रधानमंत्री को सब विभिन्न धर्म और विभिन्न धर्मों में विभिन्न जो जाति है उनके लोगों को क्या देना पड़ता है, प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, उस संबंधित जो जाति के लोग या नेता है वो नाराज हो जाते हैं, और कोई भी सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहती कि कोई भी समाज या कोई भी जाति क्या हो, उससे नाराज हो, क्योंकि नाराज होगा तो नेक्स्ट में उसकी सरकार नहीं बनेगी। इस कारण सरकार के निर्माण में भी जो जातीय प्रतिनिधित्व है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, जातिगत दबाव समूह। जाति के आधार पर विभिन्न जो दबाव समूह है उनका निर्माण कर लिया जाता है। क्या होता है, जब भी सरकार कोई भी निर्णय करती है या कोई भी फैसला किया जाता है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये ए जाति है और ये बी जाति है, अगर कोई जो फैसला है वो इस ए जाति के पक्ष में कर रही है, तो ये जो बी जाति है वो क्या करेगी, दबाव डालकर इस फैसले को लागू होने से रोकने का प्रयास करती है, और हमेशा अपने जाति जो समूह है के
हितों के आधार पर नीतियां बनाने पर दबाव डालती है। मतलब जातीय समूह के हितों को हर प्रत्येक राजनीतिक जो दल है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है विभिन्न जातीय समूहों के द्वारा कि हमारे जाति के हित के आधार पर आप नीति का निर्धारण करो। और अगर ऐसा कोई फैसला जो किसी दूसरी पार्टी की दूसरी राजनीतिक जो दल है उसके द्वारा या किसी दूसरी जाति के पक्ष में हो रहा है तो उसको रोकने का काम करते हैं। और ऐसा बहुत बार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा होता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो ये रहा है कि जो वास्तविक परिस्थितियां है वो या वास्तविक जो देश हित है या जो फैसले देश हित में लिए जाने हैं, सर्वहित में लिए जाने हैं, वो लागू होने से रोकते हैं। एक्चुअल में इसका सीधे से मैं एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे मैं बात करूं कि कोई एक जो फैसला है वो सरकार ने कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में लिया, तो जो फैसला है वो अगर हो सकता है इनके पक्ष में हो या इनके आधार पर कोई लिया जा रहा हो, लेकिन उसका फायदा सबको अगर मिल रहा है, लेकिन ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, साहब इसको निरस्त करो। और जो फैसला है ये ए फैसला में आप क्या करो, कोई बी फैसला लागू करो। तो वो राजनीतिक दल क्या कहेगा कि अगर आपने इस ए फैसले को लागू होने से रोका है तो जो जो जाति है वो इस बे फैसले को लागू होने से कैसे रोकेगी। तो साधारणतः क्या होता है, कोई बात नहीं, ये बी फैसला नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ए नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, ना ये होता है ना ये होता है, और हमेशा इसमें जो देश हित है वो गिरवी रखा जाता है। तो ये दबाव समूह हर बार साधारणतः राजनीतिक जो दलों पर अपने जातीय आधार पर बनाए जाते हैं, उसके जो नकारात्मक जो हित हैं या जो नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो सामने आते हैं। ये इस प्रकार है जो 6 टॉपिक हैं, ये महत्वपूर्ण जो 6 टॉपिक हैं वो भारतीय राजनीति में या खास तौर पर राजनीति में जो जाति की भूमिका है उसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसके हम 2 पक्ष पढ़ेंगे, एक सकारात्मक पक्ष कि ये जो हमने प्रभाव पढ़ा है, भूमिका पढ़ा है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या रहे और इसके नकारात्मक पक्ष क्या रहे। तो आप एक बार इसको उतार लें। हाँ, तो अपना जो टॉपिक है वोट बैंक की राजनीति पर, जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव है, हमने देखा 2, जैसे मैंने अभी बताया 2 प्रभाव है, सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव है। जब हम भी सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो सोचते हैं कि वास्तव में जातिवाद का या जातिगत व्यवस्थाओं का राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ता है, और वो भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो बिल्कुल सकारात्मक होते हैं। नंबर 1, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। लोगों को एकता के सूत्र में कैसे बांधते हैं कि होता क्या है कि जैसे मैंने कहा जातीय आधार पर मतदान व्यवहार किया जाता है, तो होता है क्या, एक ही जातीय समूह के लोगों में वो एकता और बंधुत्व की भावना, जैसे मैंने कहा एकता और बंधुत्व की जो भावना है, काहे की जाति के अंदर एकता की भावना पैदा हो जाती है, और वो एक दूसरे के आपसी मतभेदों को छोड़कर वो जाति के आधार पर अपने आप की जो पहचान है या भावना है उसको एकाकार कर लेते हैं। दूसरा, राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि। होता क्या है, जब भी चुनाव होते हैं, खासतौर पर स्थानीय स्तर के जब भी चुनाव होते हैं, तो लोगों में जाति के आधार पर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 20% कोई अपना एससी है, 20% एसटी है, 40% ओबीसी है, ठीक है, और बाकी जो बच गया 40 या कितना बच गया, 20 40 60 20% जनरल है। तो होगा क्या कि सभी सोचते हैं, 20% एसटी वाले सोचेंगे कि जब हम एक होंगे, क्या होंगे, एक होंगे, सक्रिय होकर वोट डालेंगे, तो अगर हमने अपने 20% वोट एक जगह कर दिए तो हो सकता है हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ऐसा इनमें होता है, ऐसा इनमें होता है, ऐसा इनमें हो जाता है। तो ये अपनी जाति के आधार पर एकजुट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और ये खासतौर पर मतदान व्यवहार में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता में वृद्धि।
होगा क्या, जाति के आधार पर एकजुट किया जाएगा तो वो लोग अपने हितों को प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि संख्या बल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए जाति का सहारा लेगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी जाति के लोगों को क्या करेगा, शामिल करेगा राजनीतिक व्यवस्था में। और राजनीतिक सक्रियता किसे कहेंगे, हम पढ़ेंगे टॉपिक में, सक्रियता किसे कहेंगे, सहभागिता किसे कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होना क्या कहलाता है, सक्रियता कहलाता है। तो वो क्या करेंगे, मतदान व्यवहार में शामिल होंगे, तो उनको अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा, वो अपने आप ही सहभागी और जागरूक हो जाएंगे। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, पहले क्या था, एक स्थायी चीज थी, एक स्थायी चीज थी, खान पान रहन सहन पहनावा सब एक समान हुआ करता था और सब जाति के आधार पर अलग अलग वो अपने सामाजिक ढर्रे के आधार पर जिया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो इसमें हम इसका पढ़ सकते हैं नंबर 8, रूढ़िवादिता में वृद्धि। तो क्या हुआ, जो रूढ़िवादी जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ कमी आया है, क्योंकि वो लोग अब दूसरी जाति के लोगों के साथ एकाकार हुए, मिले, या उनके जो क्रियाकलाप है उनको देखने की कोशिश किया गया। बहुसंख्यक तानाशाही से बचाव, क्या हुआ कि जब राजनीतिक सक्रियता में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम भी जब भी पढ़ेंगे आगे कि भारतीय राजनीति में जाति में राजनीति दोनों का अध्ययन जब हम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति एक ही जाति के वोटों से नहीं जीत सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसे मैंने अभी कहा कि साहब 60% चौधरी हैं किसी क्षेत्र में, तो सारी राजनीतिक दल क्या करेंगे, सारे के सारे राजनीतिक दल क्या करेंगे कि ज़्यादा परसेंट किसके वोट चौधरी के हैं, तो सभी ए ने भी चौधरी उतार दिया, बी ने भी चौधरी उतार दिया, सी ने भी चौधरी अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। तो ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट तो अपनी जाति के दल ले ही, बाकी जो 40% जो अन्य है, 40% जो अन्य है उनके वोट भी लिए जाए तब जीतेंगे। तो क्या होगा, अब ये जो 60% जो थे वो बहुसंख्यक नहीं रह गए, अब इनको इन अल्प जो संख्यक है उनके हितों को जरूर ध्यान में रखना पड़ता है। और यहाँ क्या होता है, तोलमोल होता है, ठीक है, मैं तेरे को वोट दूंगा साहब, तू क्या देगा, तो इस कारण वो अपने बहुसंख्यक हितों की उपेक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अल्पसंख्यक वर्गों की जो हित हैं वो हमेशा ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुसंख्यक की जो तानाशाही है वो यहाँ लगभग नगण्य हो जाती है। तो ये तो प्रभाव इसके सकारात्मक। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। तो बंधुत्व एवं एकता की भावना की हानि, सीधी सी बात है कि जब हमारी जो पहचान है वो जाति हो जाएगी तो एक जो जाति है वो दूसरी जाति से कभी भी तालमेल नहीं बिठा पाएगी, उन दोनों के बीच में कभी भी एकता स्थापित नहीं हो सकती है। अगर राजनीति में जाति का सहारा लिया जा रहा है तो नेता जरूर बाद में जाकर एक जगह हो जाते हैं, लेकिन इन जातियों के बीच में जो द्वेष है वो परमानेंट और स्थायी हो जाता है। क्योंकि चुनाव 5 दिन होते हैं, बाकी 5 साल हमें साथ जीने होते हैं, लेकिन जो नेता है वो 5 दिन जाति का इस्तेमाल करते हैं और हम पूरे 5 साल जाति का इस्तेमाल, जो जनता है वो पूरे 5 साल जाति का इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि वो कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं। समाज में संघर्ष और अशांति, क्योंकि अगर माहौल ये है, अगर उनमें एकता और बंधुत्व भाईचारा पैदा नहीं हुआ तो हमेशा हर सिचुएशन, हर स्थिति में वो लड़ने के लिए उतारू रहेंगे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। योग्यता की उपेक्षा, होता क्या है, मतदान व्यवहार कैसा होगा, हमने पढ़ा मतदान व्यवहार किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर। तो यहाँ विभिन्न राजनीतिक जो दल है वो क्या करते हैं, जीता उम्मीदवार को उतारते हैं, चाहे वो करप्ट हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो किसी प्रकार का मुकदमा उसके ऊपर चल रहा हो, व्यक्ति ऐसा उतारेंगे जो जिताऊ हो, चाहे योग्य हो या ना हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देशभक्ति में कमी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा जो किसके प्रति हो जाती है, जाति के प्रति होती है। एक्चुअल में किसके प्रति होनी चाहिए, देश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वो किसके रही है, जाति तो अपनी व्यक्ति जो अपनी पहचान है वो जाति मान लेते हैं, हमारी पहचान देश है।
ठीक है, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ ये मेरी पहचान नहीं है। लेकिन वास्तव में इस वोट बैंक की राजनीति ने या राजनीति का जो विकृत स्वरूप है वो राजनीति ने जाति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस कारण हमारी जो पहचान है वो जाति हो गई। इस कारण जो देश हित है, देशभक्ति है, वो आज एक ककार या साइड हो गया है। राजनीतिक दलों का निर्माण, विभिन्न राजनीतिक जो दल हैं वो जाति के आधार पर ही निर्माण करते हैं। इसका मोटा मोटा एग्जाम्पल, जैसे जब भी काशीराम ने इसका निर्माण किया था बसपा का, तो वो इसका आधार जो है वो बहुजनों की पार्टी के रूप में किया था, बहुजन समाज पार्टी है। तो जो दलित थे, दमित थे, पिछड़े थे, शोषित थे, उनके आधार पर इनका निर्माण किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल है जिनका निर्माण जाति के आधार पर किया गया है। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब उस समय देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तव में जो डिजर्व करता है, वास्तव में जो योग्य है, वो राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होना चाहिए। बल्कि होता क्या है, आज जो भावनाएं हैं वो लोकतांत्रिक न होकर जातिगत भावनाएं स्थापित हो गई। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा, जाति के आधार पर चुनाव होने से, जाति के आधार पर प्रत्याशियों को चयन होने से जो नेता है वो इस वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और वो उस जाति विशेष को अपना वोट बैंक मान लेते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस जाति के सही और गलत है, जायज और नाजायज सभी प्रकार के जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार वोट बैंक की राजनीति जो है वो देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होती है। रूढ़िवादिता, अपनी जो जाति विशेष के मान्यता और हितों के आधार पर वो लगातार लड़ते रहते, संघर्ष करते रहते हैं। उनकी जो मानसिकता है वो विकृत मानसिकता हो जाती है, जाति से बाहर निकलते नहीं है। इस कारण लगातार, और खासतौर पर नेता भी ऐसे सकारात्मक प्रयास नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर इनमें सामाजिक जागरूकता आई, अगर ये राजनीतिक सक्रियता इनकी बढ़ी, अगर इनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी तो ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे और वो अब अपना वोट बैंक नहीं रह जाएंगे और अपनी जो अपनी हित स्वार्थों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए वो लगातार रूढ़िवादी जो प्रवृत्तियां हैं या उनकी जो सिद्धांत उनको लगातार बरकरार रखना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार अपना जो लेसन है जातिवाद, अब इसमें जातिवाद का क्या स्वरूप था, जातिवाद की राजनीति में क्या भूमिका है, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव, आज हमने इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक में फिर एक नया जो टॉपिक है या नेक्स्ट वीडियो है, नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।